हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स जस्ट सी सबसे पहले तो कि आज क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन मुंबई। देन वी हैव एशियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो हमने लद्दाख में इस्टेब्लिश किया है। तेलंगाना ने कमीशन बनाई है फॉर शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन। बिहार में एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है। असम ने एक स्कीम लॉन्च करी है, निजुत मोइना स्कीम। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड अ फंड यूक्रेन की रिकवरी के लिए कि जो उसका डैमेज हुआ है उसको कैसे रिकवर किया जाए। There is a current affairs related to a news related to monetary policy, related to an agreement that was signed between RBI and Maldives का जो उनका सेंट्रल बैंक है। राजनाथ सिंह ने डिफेंस मिनिस्ट्री में 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। नेशनल स्पेस कमीशन ने इंडिया का 5th लूनर मिशन भी लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी हाईलाइट रहेगी दैट विल बी नोबेल प्राइज जो इस साल के लिए सभी अलग अलग कैटेगरीज में दिए गए हैं। तो उनके भी नाम, उनके जो भी स्टडीज उन्होंने की हैं उसके रिलेटेड भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो नोबेल प्राइज हम डिस्कस करेंगे एंडिंग में, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि नोबेल प्राइज आपको मल्टीपल पेपर्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। नोबेल प्राइज तो ये भी नहीं है कि सिर्फ इसी साल आएगा, वो तो रिपीट करके बहुत सालों के बाद भी पूछ लिए जाते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स जस्ट डिस्कस आवर फर्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, अभी जैसे इस साल के बजट में इफ़ यू हैव सीन तो हमारा बजट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर बेस्ड था कि हम इंडिया में यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनकी स्किल डेवलपमेंट करेंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आता है यूथ में वो ये है दैट दे आर नॉट स्किल्ड इनफ। तो अब ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है मुंबई में जो कि कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टाटा ट्रस्ट। ये चीज़ इंडिया को हेड करेगी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि इसमें जो कोर्सेज कराए जाएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के फंडामेंटल्स, एडवांस्ड ARC वेल्डिंग टेक्निक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 and 3 व्हीलर, EV टेक्नीशियन। ये सारे 6 कोर्सेज हैं जो इनिशियली इसमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखेंगे हम इसको। मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियाज लार्जेस्ट चेरेंकोव टेलीस्कोप इन लद्दाख। तो ये जो पहले समझ लेते हैं इस टर्म का मतलब क्या है। देखो, गामा रेज आती हैं स्पेस से अर्थ की तरफ, तो रेज तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती लेकिन वो अर्थ में छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट कर देती हैं। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं चेरेंकोव रेडिएशन। तो उस रेडिएशन को स्टडी करने के लिए लद्दाख में एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप लगाई गई है इन एरिया कॉल्ड हैनले, और इसको लगाया है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेंकोव एक्सपेरिमेंट नाम की एक बॉडी ने। और ये एशिया की लार्जेस्ट है, नॉट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दैट यू शुड रिमेंबर। और इसको बनाया है एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 4300 मीटर्स की ऊंचाई पर बनाया गया है। और इसको बनाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इन कोलैबोरेशन विद अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक तो एशिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट का ये रिकॉर्ड बना रही है, दूसरा आपको ये टेक्नोलॉजी और इसकी डिटेल के बारे में पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, ये क्या रेज है, इनका क्या रेडिएशन है, क्या काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कमीशन बनाई है तेलंगाना ने फॉर शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन। शेड्यूल क्लास सब क्लासिफिकेशन के बारे में सेंटर लेवल पे भी बात हो रही है। फिर उसके बाद UPSC रिक्रूटमेंट में भी हमें इसका कुछ जिक्र देखने को मिला था जिसमें रिजर्वेशन की बात करी गई थी। 2-3 ऐसी स्टेट्स ऑलरेडी हैं भी हैं इंडिया में जो सब क्लासिफिकेशन करती हैं, जैसे पंजाब। सब क्लासिफिकेशन का मतलब है एक तो क्लासिफिकेशन हो गई शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कैटेगराइजेशन किया जाता है कि इनमें से भी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कौन से हैं और उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। तो तेलंगाना भी ये सब क्लासिफिकेशन करने की तैयारी में है और वो भी अपनी स्टेट में कमीशन बना चुकी है जिसमें वो स्टेट लेवल की सर्विसेज में जो उनके आगे क्लासिफिकेशन होगी उसको आगे फर्दर क्लासिफाई करके क्रीमी लेयर बाहर निकाल के उन लोगों को अलग से रिजर्वेशन देने का प्लान बना रही है। नेक्स्ट इज बिहार गेट्स अप्रूवल फॉर सेकेंड टाइगर रिजर्व। अभी टेम्परेरी अप्रूवल मिला है। बिहार एक नया टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश करेगा, नया नहीं है, एग्जिस्टिंग को ही दोबारा से रिफर्बिश किया जाएगा। बेसिकली बिहार में ऑलरेडी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसमें अब 54 टाइगर्स हो चुके हैं, जबकि उस वाल्मीकि टाइगर
रिजर्व की कैपेसिटी है 45 की, तो जो 9 टाइगर्स एक्सीड कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सेटल करने के लिए कायमूर डिस्ट्रिक्ट में जो नया टाइगर रिजर्व है वो बनाया जाएगा, ताकि जो ओवर कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी को वो एक्सीड कर रहा है, उसको हम ओवरकम कर पाएँ। तो ये इंडिया का कौन से नंबर का होगा, जब फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा तो वो लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। दैट इज वो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट वी हैव असम लॉन्चेस अ स्कीम। असम में उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से 2-3 सालों से एक मिशन पर वो निकले हुए हैं कि असम के अंदर चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना है। असम के अंदर देयर इज़ मैसिव अमाउंट ऑफ चाइल्ड मैरिज। वहाँ पर कुछ ऐसे कानून भी अब लागू करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं दैट 18 इज़ द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स, ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। अब उसी के दौरान उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिस स्कीम का नाम है निजुत मोइना स्कीम। इसमें 11th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, महीने के या सालाना के पैसे देते हैं, ताकि वो मोटिवेट होकर पढ़ाई की तरफ जाएं रादर देन उनकी शादी की तरफ सोचा जाए। इसमें मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है जिसको नाम स्टाइपेंड्स ही दिया गया, जैसे इंटर्नशिप्स में मिलता है। तो क्लास 11 एंड 12th की लड़कियों को 1000 रुपीज़ पर मंथ, जो लोग डिग्री कर रहे हैं उनको 12,050, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचेंगी उनको 2500 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो और मोटिवेटेड रहें और चाइल्ड मैरिज को आने वाले टाइम में इस तरीके से इनडायरेक्टली ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट यूक्रेन की रिकवरी के लिए एक जो फंड बनाया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इसका नाम है स्पेशल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। तो ये जो यूक्रेन में सारा डिस्ट्रक्शन हो गया है ड्यू टू वॉर, उस चीज को ओवरकम करने के लिए ये फंड बनाया गया है। G7 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इस ग्रुप ने प्लेज किया है कि वो इसमें 50 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगी, यूएस डॉलर्स में 50 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगी, जिसको यूज किया जाएगा यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि रशिया का जो सारे फंड्स फ्रीज कर दिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे रशिया के जितने फंड्स इंटरनेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में थे वो फ्रीज हो गए हैं, वो पैसा भी यूक्रेन को दिया जाएगा उनकी इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। सो दिस इज हाउ वी से दैट इनडायरेक्टली यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज आर हेल्पिंग यूक्रेन इन दिस वॉर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अ बुक। इस बुक का नाम है वॉर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इट इज रिटन बाय जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड। ये जो बुक है ये एक तरह से अमेरिका की पॉलिटिक्स में आने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ व्हेन अमेरिका इज ऑन द वर्ज ऑफ दैट देयर इलेक्शंस, देयर नेक्स्ट इलेक्शंस, जहाँ पे पूरी लड़ाई चल रही है डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस के बीच में, तो उस बिल्कुल माइलस्टोन जैसी कंडीशन में, बिल्कुल ऐसी डेलिकेट सी कंडीशन में इस बुक का आना कैन फेज न्यू थिंग्स फॉर नेक्स्ट जो भी इलेक्शंस में चीज़ें होंगी। हाईली एंटिसिपेटेड बुक है जो डायनामिक्स के बारे में बात करती है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, करंट प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट, और उनके आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो दुनिया को चेंज करेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। दिस इज व्हाट दिस बुक टॉक्स अबाउट, सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। लेटेस्ट जो एक मीटिंग हुई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हर 2 महीने बाद होती है, तो लेटेस्ट अभी जो मीटिंग हुई है उसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है एट 6.5%, और ये 10th टाइम है दैट रेपो रेट इज बीइंग केप्ट अनचेंज। पिछले साल हमने फरवरी में रेपो रेट बढ़ाया था, उसके बाद से लेकर अब तक 10 बार मीटिंग हो चुकी है, और 10 के 10 बार हमने रेपो रेट को कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन इज फाइन नाउ, देयर इज नो सच इशू एज इन्फ्लेशन, क्योंकि हर चीज़ की इन्फ्लेशन नहीं हो रही है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की है, जैसे फूड इन्फ्लेशन। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन हो रही है, बाकी चीज़ों का इतना इम्पैक्ट नहीं है, तो रेपो रेट को हम लोग अनचेंज रखें। आरबीआई का फोरकास्ट है कि 3rd क्वार्टर में 4.8% का इन्फ्लेशन होगा, और 4th क्वार्टर में वो और कम होकर 4.2 हो जाएगी। 4% इज द आइडियल इन्फ्लेशन जो हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट इस फिस्कल ईयर का रखा है 7.2% के आसपास। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसको हम कहते हैं पीनल कोड। पीनल कोड मतलब पेनल्टी लगेगी। रेपो रेट से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा 0.25% ज़्यादा रहती है, तो वो 6.5 है, तो ये ऑटोमेटिकली 6.75 होगी। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं एक एम राजेश्वर राव, जिनकी टेन्योर को 1 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है। आरबीआई में टोटल देयर आर 4 डिप्टी गवर्नर्स, उनमें से एक की टेन्योर अभी खत्म हो रही थी, उनको एक्सटेंशन दे दिया है। अब वो जो हैं वो आने वाले 1 साल के लिए
लिए और सर्व करेंगे एज RBI गवर्नर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद मुइज़ू पहली बार इंडिया आए थे आफ्टर सो लाउड आउट इंडिया पॉलिसी। तो उसके बाद पहले तो आने से पहले उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी कि मैंने तो कभी भी ये पॉलिसी लॉन्च नहीं करी, मेरा ये कोई पर्पस नहीं था, हम तो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। अब उस रिलेशन को बढ़ाने के लिए ही केम फॉर सम फाइनेंशियल हेल्प ओनली। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, ये उनका रिजर्व बैंक, उनका सेंट्रल बैंक है। ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसको हम कहते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। इसकी शुरुआत हमने करी थी सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर। तो आने वाले 2-3 सालों के लिए हम लोग करेंसी स्वैप करते हैं, मतलब इंडियन करेंसी के बदले में हम लोग उन लोगों को डॉलर्स दे देते हैं ताकि वो अपना ट्रेड अच्छे से कर पाएँ। कई बार कुछ कंट्रीज के पास फाइनेंशियल क्रंच हो जाता है, उनके पास फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है। जैसे आपको पता है दुनिया भर का ट्रेड अभी तक मैक्सिमम इट वर्क्स इन वर्ल्ड डॉलर्स ओनली, US डॉलर्स ओनली। तो अगर उनके पास US डॉलर्स की कमी हो जाए तो वो हमसे स्वैप कर लेते हैं, हमें वो इंडियन करेंसी देंगे, हम उनको उसके बदले में US डॉलर्स दे देंगे। आने वाले 2-3 सालों के लिए हम ये फैसिलिटी मालदीव्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले भी हम कुछ कंट्रीज को, इवन मालदीव्स को हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा चुके हैं। एंड दिस एग्रीमेंट विल रिमेन इफेक्टिव टिल 2027 तक 2-3 सालों के लिए ये काम करने वाला है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट राजनाथ सिंह ने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। फर्स्ट इज अदिति 2.0, ये फोकस करेगी 19 टेक्नोलॉजी चैलेंजेस के ऊपर जिसमें एडवांस्ड एरियाज आते हैं जैसे AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें ग्रांट दी जाएगी 25 करोड़ तक की उन लोगों को जो इन चीज़ों के कोई सक्सेसफुल सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। बेसिकली सरकार को चैलेंजेस प्रेजेंट करेगी कि इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो। जो भी बंदा वो सॉल्यूशन सक्सेसफुली निकाल पाएगा सरकार उसको ग्रांट करेगी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। दूसरा है हमारे पास डिस्क, DISC, डिस्क 12, द 12th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो यहाँ पे स्टार्टअप्स को मोटिवेट किया जाएगा डिफेंस सेक्टर में, बोथ इन डिफेंस एंड स्पेस। इंडिया प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहा है, प्राइवेट लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप भी आइए, बिजनेस करिए, डिफेंस में आइए, स्पेस में आइए, ताकि जो मेन सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का मेन डिफेंस एंड स्पेस है, वो ज़्यादा फोकस कर पाए बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट 41 न्यू टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस प्रेजेंट करेगी। उन चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए लोग कुछ नई टेक्नोलॉजीज बनाएंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे 19 टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं जिसमें कोर एरियाज आ रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई हैं। नेशनल स्पेस कमीशन ने इंडिया का 5th लूनर मिशन लॉन्च कर दिया है, एक तरह से अनाउंस कर दिया, प्रूव कर दिया है। देखो इंडिया का पहला लूनर मिशन था चंद्रयान 1, दैट वाज अ सक्सेसफुल मिशन। इंडिया ने भेजा था अपनी सैटेलाइट को मून के आसपास ऑर्बिट करने के लिए। दूसरा चंद्रयान 2 वो हमारा फेल्ड मिशन था जो क्रैश हो गया था। 3rd चंद्रयान जिसने रिकॉर्ड बनाया साउथ पोल पर पहुंचने का। 4th चंद्रयान ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है इसरो की तरफ से। 4th जो मिशन होगा उसमें इंडिया का प्लान है कि मून से हम लोग मैटर कलेक्ट करके इंडिया लेकर आएंगे और इसरो में उसके ऊपर रिसर्च करी जाएगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं 5th चंद्रयान की, चंद्रयान 5 मिशन जिसको नाम दिया गया है लूपेक्स। लूपेक्स इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये एक कोलैबोरेशन मिशन है इसरो एंड जाक्सा। जाक्सा इज जापान की स्पेस एजेंसी का। इसमें जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा मून के ऊपर वाटर को एक्सप्लोर करना है साउथ पोल के ऊपर। अब क्योंकि इंडिया ऑलरेडी साउथ पोल पे जा चुका है तो इंडिया के पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अब जापान हमारे साथ मिलके उसी साउथ पोल पे वाटर को ढूंढना चाहता है लूनर सरफेस के ऊपर। दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर 5th चंद्रयान मिशन। चलिए अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 2024। निहोन हिदानक्यो नाम की एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। पीस प्राइज़ जो है उसका कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, वो हमें ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे देते हैं। तो इस साल जापान की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हिबाकुशा बोला जाता है, ये जो लोग हैं ये लोग वो लोग हैं जो एटॉमिक बॉम्बिंग के सर्वाइवर हैं। जब वर्ल्ड वॉर
II खत्म हुई तो अमेरिका ने जो बॉम्ब फेंका जापान के ऊपर, जो लोग उस बॉम्ब से सरवाइव कर गए उन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके इम्पैक्ट समझाने के लिए कि उनकी लाइफ कैसे इम्पैक्ट हुई, क्या उसका नतीजा निकला। आज तक वो उस चीज़ को भुगत रहे हैं और पूरी दुनिया को अब वो कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्री बनाने की, या ये कह लो कि दोबारा से कोई भी कंट्री कभी किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना करे, ये चीज़ इंश्योर करने की कोशिश कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए इनको पीस प्राइज दिया गया है। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदांक्यो, वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर साउथ कोरियन राइटर हैं, हैन कैंग नाम की राइटर हैं, उनको मिला गया है। शी इज़ अ फीमेल पावरफुल राइटर जो रिफ्लेक्ट करती हैं हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड हाईलाइट्स फ्रेजील नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। काफ़ी एक डेप्थ में टॉपिक है उनका। तो इसमें जो उनको प्राइज़ मनी मिलेगी दैट इज़ अराउंड $1.1 मिलियन जो उनको दिया जाएगा। शी वॉज बॉर्न इन साउथ कोरिया। इनकी जो फेमस बुक्स हैं, जिसके लिए पहली बात तो ये फेमस हुई वो है द वेजिटेरियन, 2016 में बुकर प्राइज मिला उसको फॉर फिक्शनल कैटेगरी। उसके बाद इन्होंने बुक लिखी वाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स, ग्रीक लेसन्स। ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में आपको पता है हर साल 1 या 2 क्वेश्चन बुक्स में से आते ही आते हैं, एंड ऑल्सो कि आपको हर शिफ्ट में वो मिल जाते हैं। तो बुक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो जिन राइटर्स को स्पेशली इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस मिले हैं, नोबेल प्राइजेस, बुकर प्राइज, कोई भी ऐसा प्राइज मिला है, उनकी बुक्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये जो राइटर हैं हैन कैंग, इनकी ये चारों बुक्स यू शुड नो एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ये मिला है 3 लोगों को, डेमिस हैसबस, जॉन जंपर फ्रॉम गूगल। ये दोनों गूगल से के साथ लिंक्ड हैं, गूगल के डीप माइंड के साथ। रिकॉग्नाइज्ड फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रिडिक्ट 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ नियरली ऑल नोन प्रोटीन्स। एंड जो थर्ड इंडिविजुअल है वो है डेविड बेकर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। इनको भी ऑलमोस्ट इसी चीज़ के लिए मिला है, जितने भी ऑल नोन प्रोटीन्स हैं दुनिया में, जैसे हमारी बॉडी में हैं या कहीं पे भी स्ट्रक्चर उनका एग्जिस्ट करता है, उन प्रोटीन्स को इन्होंने जो स्ट्रक्चर है उनके 3D स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्रेडिक्शन किया है यूजिंग AI टेक्नोलॉजी। तो इस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज करते हुए इन तीनों साइंटिस्ट को इस साल का नोबेल प्राइज मिला है फॉर केमिस्ट्री। नाम याद रखेंगे, डेमिस हैसबस, जॉन M जंपर, डेविड बेकर। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ये मिला है हॉपफील्ड एंड हिंटन। 2 हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जॉन J हॉपफील्ड एंड जेफरी हिंटन, फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगैन यहाँ पे भी उसी चीज़ के साथ लिंक किया गया। मशीन लर्निंग और AI जैसी टेक्नोलॉजीज जो अब इंडस्ट्रीज़ में और हर टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और जो ये सारे चैटबॉट्स वगैरह बन रहे हैं उनमें यूज़ कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज इन्होंने करी हैं जिसके लिए इनको रिकॉग्निशन दिया गया है। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। यहाँ पर भी हमारे पास 2 इंडिविजुअल्स हैं, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रूवकिन, फॉर डिस्कवरिंग माइक्रो RNA एंड इट्स वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग हाउ जीन्स वर्क आफ्टर दे आर कॉपिड। तो इन्होंने कुछ जेनेटिक्स में जाकर रिसर्च किया माइक्रो RNAs के ऊपर, और उसमें इन्होंने बताया कि कैसे जब वो ट्रांसफ़र होते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। तो इनका जो सब्जेक्ट था स्टडी का, जो टॉपिक था, दैट वाज रिलेटेड टू जेनेटिक्स एंड माइक्रो RNAs, और इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। लास्ट वी हैव इज नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, जो वैसे भी लास्ट में डिक्लेयर किया जाता है। तो 3 US बेस्ड इकोनॉमिस्ट हैं। फर्स्ट इज डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, और इन्होंने स्टडी करी है हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो कहने का इनका जो जिस्ट था वो ये था कि जब किसी कंट्री में लॉ नहीं प्रॉपर होता है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, तो वो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो उन्होंने उस चीज़ को प्रूव किया बाय गिविंग एग्जांपल्स कि स्टेबल इकोनॉमीज़ कैसे बेटर है, जिन इकोनॉमीज़ में प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सोशल सोसाइटीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में कैसे ग्रोथ बेटर हो सकती है। इस चीज़ की स्टडी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगैन आई एम सेइंग, आज के करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अगले पूरे साल के लिए किसी भी पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड, नोबेल प्राइजेज एंड ऑल द न्यूज़ जितनी भी हमने आज करी हैं, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़िए, नोबेल प्राइज़ की लिस्ट बनाइए और उसको लर्न करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।